हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब ठीक होगे। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि हम तैक्सू रियलम तक पहुंच चुके हैं। आगे तैक्सू का हॉल है जहां पर मैं तुम्हें ले जाना चाह रहा था, तो तुम सब कोई रेडी हो जाओ। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो शौक होते हुए कहता है ठीक है, लेकिन ओल्ड मास्टर का क्या। वो हमेशा कहते थे कि वो सिर्फ एक ही चाल जानते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं बस उनकी कॉपी करूंगा और इसे एक शुरुआती लेसन की तरह मानूंगा। फिर हमें टैक्सियो हॉल को दिखाया जाता है और फिर सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि आखिरकार हमने ये कर दिखाया। और वो लोग कह रहे होते हैं कि पास्ट में डीमन सिटी के अंदर एक सील किंग हुआ करते थे जो यहीं पर सील किंग बने थे। और ये कहना इम्पोर्टेंट नहीं है कि द ग्रेट जिया के 3 इनविंसिबल लोग में से एक ने यहाँ पर अपनी पावर्स को हासिल किया है। और फिर बताया जाता है कि टैक्सो हॉल में 3 ट्रायल होते हैं। पहले ट्रायल के अंदर 1008 सीढ़ियों को चढ़ना होता है, जिसमें कि हर सीढ़ी के अंदर हेवनली डाव का रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरा ट्रायल का नाम टैक्सो मॉन्यूमेंट होता है और ओल्ड मास्टर बता रहे होते हैं कि मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ और यहाँ पर सिर्फ द ग्रेट ड्रीमर ही पहुँचे हैं। तीसरा ट्रायल टैक्सो हॉल के अंदर होता है और इससे पहले कभी किसी ने टैक्सो हॉल के अंदर एंटर नहीं किया है। और टैक्सो हॉल के अंदर ये कदम तुम लोगों की फाइनल टेस्ट होगी। और फिर वो ओल्ड मास्टर सबसे कहते हैं कि 150 पार्टिसिपेंट्स में से जो भी ज्यादा सीढ़ी चढ़ेंगे उन 150 में से सिर्फ 10 का ही सिलेक्शन होगा और वो लोग जियांगनान जोन को रिप्रेजेंट करेंगे। और द ग्रेट जिया के 8th वॉर तियान जियाओ कंपटीशन में ग्रैंड फाइनल में एंटर करेंगे और ताक्सो हॉल में ट्रायल्स अब शुरू होंगे। हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगते हैं, सब आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो हम एमसी को देखते हैं जो लुओ को पकड़ लेता है और लुओ से कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, ताक्सो हॉल कहीं भागने वाला नहीं है। और फिर एमसी लुओ से कहता है कि उनको देखो, वो लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि वो लोग खुद को तैयार कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि तांग इन, वाई फेंग और एक पर्सन वहीं पर बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो लुओ कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि लुओ, एमसी और हांग यू भी बैठकर मेडिटेशन करने लगते हैं। और हांग यू कह रही होती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि हर कोई इस मिस्टीरियस ताक्सो हॉल में सिर्फ एक ही बार चढ़ सकता है, इसीलिए हमें चढ़ने तक अपने लिमिट्स तक खुद को तैयार करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि यून और ओल्ड मास्टर एमसी और उनकी टीम्स को देख रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी भी नीचे की टीम बहुत शांत है, ये बुरा नहीं है। और एमसी सोच रहा होता है कि मैं खुद को हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड को कॉपी करने की बहाने का उपयोग करूंगा, कॉपी कार्ड को इनवैलिड होने से बचाने के लिए। और मुझे आशा है कि ओल्ड मास्टर ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। फिर हम देखते हैं कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एमसी ने अपने कॉपी कार्ड के टारगेट में ओल्ड मास्टर को सेट किया होता है। और सिस्टम में लिखा हुआ भी होता है कि जब एमसी इस एबिलिटी को कॉपी करेगा तो वो अपग्रेड या डाउनग्रेड हो सकता है। तो क्या आप एबिलिटी को कॉपी करना स्टार्ट करना चाहते हैं? तो एमसी कहता है कि हाँ, इसे शुरू करो। और एमसी सोच रहा होता है कि मुझे आशा है कि मेरी किस्मत अच्छी होगी, मुझे परवाह नहीं है कि एबिलिटीज अपग्रेड नहीं होते हैं, जब तक कि एबिलिटीज डाउनग्रेड नहीं होते हैं वो ठीक ही रहते हैं। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि टारगेट हेवनली स्प्लिटिंग गोल्ड को कॉपी किया जा रहा है। तो एमसी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, वो ओल्ड मास्टर ईमानदार था, उसने मुझसे झूठ नहीं कहा था, उसके पास वास्तव में सिर्फ एक ही मूव है। लेकिन एमसी तभी कुछ देखकर शौक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम में एमसी का कॉपी कंप्लीट होने का प्रोसेस दिखा रहा होता है, जिसमें कि 1%, 3, 5 इस तरह करके एमसी का स्किल कॉपी हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा स्लैश कर रहा होता है, तभी एमसी कह रहा होता है कि ये एनर्जी सीनियर गू तो अपने ब्लेड को ट्रेन कर रहे हैं। तभी एमसी शौक होते हुए कहता है कि नहीं, ये तो मैं हूँ जो ब्लेड को ट्रेन कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने स्लैश किया होता है वो खुद एमसी होता है। और फिर एमसी कहता है कि 10 साल, 20 साल और 40 साल
साल, मतलब कि उस ओल्ड मास्टर ने अपनी लाइफ में जितना भी इस ब्लेड को लेकर ट्रेनिंग किया था, वो सारे ट्रेनिंग एमसी को भी सिस्टम द्वारा मिल रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी का हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया होता है और फिर एमसी एक स्लैश करता है जिसके वजह से अर्थ पे एक बहुत बड़ा दरार आ जाता है और एमसी कह रहा होता है कि ह्यूमन ने अपना आदर्श अर्थ की तरह बनाया है और अर्थ खुद को हेवन की तरह बनाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी का स्लैश इतना पावरफुल होता है कि एक पूरा माउंटेन बीच से दो पार्टों में बट गया होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक ओल्ड मैन की तरह दिख रहा होता है क्योंकि उसके सारे बाल व्हाइट हो गए होते हैं, लेकिन इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि हेवन मॉडल डाउ के बाद। और ये सब ट्रेनिंग एमसी खुद से नहीं कर रहा है बल्कि सिस्टम के वजह से एमसी के माइंड में ये सब ट्रेनिंग चल रही होती है। और फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि एमसी का कॉपिंग प्रोसेस 120% हो गया होता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन होता है कि कांग्रेचुलेशन, एमसी को जो स्किल मिला होता है उसका नाम द ब्लेड ऑफ मैन होता है और एमसी को 3 एबिलिटीज मिले होते हैं जिसमें कि पहला नाम होता है कि द ब्लेड ऑफ मैन पर्पल, दूसरा होता है हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड और तीसरा होता है द ब्लेड ऑफ ग्रेट डाउ रैम्बो। और हम एमसी को देखते हैं जो मेडिटेशन करते हुए सोच रहा होता है कि मेरी लक बहुत अच्छा है, मैंने ना केवल एबिलिटीज को कॉपी किया बल्कि मैंने हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड को 4 अलग अलग भागों में बांट दिया। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यून ओल्ड मास्टर से कह रही होती है कि जियांग और बाकी लोग आगे चढ़ने लगे हैं, वो यहाँ पर अकेला है, आखिर लिटिल ब्रदर को क्या हुआ है, मुझे मत बताओ कि वो सो रहा है। ओल्ड मास्टर एमसी को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये थोड़ा अजीब है, किसी के भी सिचुएशन को एडजस्ट करने में इतना समय नहीं लगता है। तभी यून को कुछ फील होने लगता है तो यून कहती है कि मास्टर मेरी स्वॉर्ड हार्ट कुछ फील कर रही है। तो हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो एमसी को देखकर थोड़ा शौक हो रहा होता है और वो ओल्ड मास्टर कह रहे होते हैं कि सिर्फ अपनी तलवार नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मास्टर का जिस स्वॉर्ड पर तियानजाओ कैंप फ्लाई कर रहा होता है वो स्वॉर्ड भी एमसी के एबिलिटीज को फील कर रहा होता है। वो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरे स्वॉर्ड का भी हार्ट गूंज रहा है। तो हम यून को देखते हैं, वो शौक होते हुए कहती है कि यह क्या हो सकता है, क्या लिटिल ब्रदर सक्सेस रहे। वो उस समय में एक रेयर जीनियस था लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद्दी था, वो हेवन को स्प्लिट करने वाले ब्लेड को तोड़ने की कोशिश में था और वो ये हमेशा कहता रहा कि उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसकी रिजल्ट में उसकी कल्टीवेशन कई सालों से 3rd ग्रैंड मास्टर पर अटकी हुई है। तो क्या अंत में इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, या जी गैंग सफल रहा या फिर। और फिर वो ओल्ड मास्टर कह रहे होते हैं कि लेकिन ये ऑरा बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। तभी वो ओल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि ये ताक्सियो हॉल के द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। तभी हम यून को देखते हैं जो कहती है कि मास्टर देखिए लिटिल ब्रदर आ रहा है। और यून कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, मुझे आश्चर्य है कि मेरा छोटा भाई कितनी सीढ़ियों तक चढ़ पाएगा। उस साल मैं सिर्फ 301 ही सीढ़ी तक चढ़ पाई थी और लिटिल ब्रदर जी तो और भी ज्यादा बेकार था और वो 298 सीढ़ी तक ही चढ़ पाया था। और मुझे नहीं पता कि उस महान सपने देखने वाले ने ये कैसे किया, तो ये बहुत भयानक है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी उस सीढ़ी को चढ़ना स्टार्ट करता है और फिर हमें बताया जाता है कि अभी सबसे टॉप पर जियान होता है और जियान 289 सीढ़ी चढ़ चुका होता है और बाई फेंग 253 सीढ़ी चढ़ चुका होता है, तांग जिन 248 और इसी तरह का सबका रैंक बताया जाता है जिसे कि तुम लोग देख सकते हो। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, लेकिन एमसी के पीछे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मुझे पहले पता होता कि अगर हम दक्षिया हॉल में आ रहे हैं तो मैं पहले ही अपने लिए कुछ मेंटल पॉइजन्स को तैयार कर लेती। और पहले 100 सीढ़ियों में तो सिर्फ इल्यूजन टेस्ट होते हैं और मैं एक गुनर टाइप की हूँ जो पूरी तरह से मुकाबला है। तो एक बंदा कहता है कि ग्रेविटी की वजह से ये और भी ज्यादा भयानक हो जाता है, हर कदम पहाड़ों को चढ़ने जैसा मुश्किल लगता है। तो एक बंदा एमसी को देखते हुए कहता है कि देखो
पॉइजन डीमन चढ़ने वाला है, वो शायद और एक जियांग बनने वाला है। तो हम एमसी को देखते हैं जो अपने पहले सीढ़ी पर कदम रखते हुए कहता है कि सामने इल्यूजन टेस्ट होने वाला है और मेरी मेंटल स्पिरिट के साथ ये बड़ी टेस्ट नहीं होनी चाहिए। तभी एमसी अपने पहली सीढ़ी में चढ़ता है और शौक होते हुए कहता है कि ये क्या है, और हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही अपनी पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, एमसी के सामने जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर अपीयर हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जियाओ फैमिली के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सब असल में एमसी का एक इल्यूजन होता है। तभी दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो एमसी अपने पॉइजन मिस्ट से उसके अटैक को डिफेंड कर रहे होता है, लेकिन दिखाया जाता है कि एमसी का पॉइजन मिस्ट उसे रोक नहीं पाता है और जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर का अटैक एमसी को लग जाता है। तो एमसी गिरते हुए कह रहा होता है कि मेरे इंसेक्ट भी इस अटैक को रोक नहीं पाए। और तभी एमसी देखता है कि उसके सामने पूरा नाइट वॉच का ग्रुप आ जाता है और वो एमसी से कह रहा होता है कि तुम भागो, हम इस अटैक को रोकते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जो जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर होते हैं वो पूरे नाइट वॉच के ग्रुप को मार डालते हैं। तो एमसी की इस इल्यूजन से समझ में आ रहा है कि एमसी किस चीज से डरता है और एमसी के डर को ही ये टेस्ट के अंदर दिखाया जा रहा है। और दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एमसी से कह रहे होते हैं मैं सबको मार दूंगा बिना किसी दया के। तो एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर को रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। और प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी एक ही सीढ़ी पे खड़ा होता है और वो डर के मारे कांप रहा होता है। वैसे गाइस अब तो ठंड भी बढ़ने लगी है, तो अब हमारे भी कांपने के दिन आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर और यून दोनों ही एमसी को देख रहे होते हैं। तो यून कहती है कि लिटिल ब्रदर तो एक ही सीढ़ी पर रुक गया है। तो ओल्ड मास्टर कहता है कि पहले सीढ़ी में जिस चीज का टेस्ट होता है वो मेंटल स्पिरिट, फिजिक, एजिलिटी और स्ट्रेंथ का होता है। और ओल्ड मास्टर बताते हैं कि तियानजियाओ कैंप से जितने भी जीनियस होते हैं उन सभी को बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल्स और आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन एमसी एकमात्र ऐसा पर्सन है जो खुद पर भरोसा करता है। तो मुझे डर है कि एमसी को इस पहले कदम में ही बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो यून कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, आपके और मार्शल गॉड जियांग के बीच जो शर्त लगी थी उसके अनुसार क्या एमसी को वॉर फील्ड में नहीं भेजा जाएगा। फिर हम एमसी के इल्यूजन को देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एमसी जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर से हार जाता है और एमसी जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर से कह रहा होता है कि मुझे मार दो, मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं सभी के मौत का कारण बन चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के इल्यूजन के बीच में ट्री ऑफ ऑल थिंग्स आ जाती है और एमसी के इल्यूजन को खत्म करने लगती है। तो एमसी कहता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और एमसी देखता है कि एमसी के सामने ट्री ऑफ ऑल थिंग आता है और एमसी का इल्यूजन टूट जाता है। फिर एमसी कहता है कि मैं तो इल्यूजन में फंस गया था, ये लगभग रियल की तरह लग रहा था। और फिर एमसी कहता है कि अंकल जी और बाकी सब मारे गए थे और मैं भी हार मानकर मरने की इच्छा जता रहा था, क्या ये मेरा इंसल्ट नहीं है। तो फिर एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर ट्री चलो हम उसे नीचे ले आए, ये इल्यूजन लोगों के साथ खेलने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और एमसी को बताया जाता है कि एमसी को 5 स्टार विश फ्रेगमेंट्स मिले होते हैं। और फिर सिस्टम से बताया जाता है कि 1000 स्टार विश फ्रेगमेंट्स के बराबर एक स्टार ओरिजिन होता है। और बताया जाता है कि स्किल को लेवल अप करने के लिए 10 ओरिजिन पॉइंट्स की जरूरत होती है। और एमसी जाते हुए सोच रहा होता है कि स्टार ओरिजिन फ्रेगमेंट, एक स्टार ओरिजिन फ्रेगमेंट का मार्केट में करोड़ों डॉलर कीमत होती है। शुरुआत में ही इतनी बड़ी रिवॉर्ड और इनका यूज स्किल को लेवल अप करने के लिए मेरे लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन मैं इन्हें वापस ले जाऊं और मार्केट में बेच दूं तो उन नन्हों बच्चों के लिए खाने का बहुत दिनों का सामान आ जाएगा। और फिर एमसी सेकंड सीढ़ी में पैर रखता है तो एमसी कुछ भी नहीं होता है। तो एमसी कह रहा होता है कि दूसरे स्टेज पर इल्यूजन ने अटैक क्यों नहीं किया। तभी दिखाया जाता है कि एमसी के सामने ट्री ऑफ ऑल थिंग अपीयर हो जाती है। तो एमसी ट्री ऑफ ऑल थिंग को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि तो क्या ट्री ऑफ ऑल थिंग ने इल्यूजन को पूरी तरह से रोक दिया है। तो एमसी खुश होते हुए कहता है कि ट्री ग्रैंडफादर तो बहुत ज्यादा औसम है। तो हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि रुको, पहले स्टेज पर तो पॉइजन डीमन रो रहा था और बहुत गुस्से में था, ऐसा लग रहा था जैसा वो पहले स्टेज पर ही हमेशा के लिए फंस गया है, लेकिन
अब वो सेकंड स्टेज पर पागलों की तरह हंस रहा है। तो उसी की बगल की लड़की कहती है कि उसके दिखावे को देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड स्टेज में ही बाहर कर दिया जाएगा। तो और एक स्टूडेंट कहता है कि अगर ऐसा होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। और हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लापरवाही से हर चीज को कुचलने का मतलब क्या होता है। तभी एमसी सोचता है कि रुको, ओल्ड मास्टर और बाकी सब लोग देख रहे हैं, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा आराम से काम लेना चाहिए। तभी एमसी कहने लगता है कि जियांग कम से कम 30वीं स्टेज पर है, तो मुझे कम से कम पहले उसे पार करना होगा। तभी हम यून को देखते हैं जो अजीब सा फेस बनाते हुए ओल्ड मास्टर से कहती है कि ऐसा लगता है कि लिटिल ब्रदर सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो फिर से सेकंड स्टेज पर अटक गया है। ऐसा लगता है कि वो बच्चा 10th स्टेज को भी पार नहीं कर पाएगा। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि रुको और देखो। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि ताक्षु हॉल की सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और एमसी कहता है कि मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ताक्षु हॉल में गाना गाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग एमसी को देखकर हंस रहे होते हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं कि गाते हुए अचानक से वो 100वीं स्टेज पर कैसे पहुंच गया। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर उसका परफॉर्मेंस खराब रहा होगा क्योंकि उन स्टेज पर उसे इल्यूजन पसंद नहीं थे, जैसा कि पॉइजन डीमन से उम्मीद की जा सकती थी। वो पूरी तरह से अपने नियमों से खेल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी गाते हुए हांगियो और लुओ से आगे चला जाता है और एमसी कहता है कि ये गाना मेरी बहन के लिए है। ये गाना गाते हुए मेरी बहन 300वीं स्टेज तक पहुंच जाएगी। और हम देखते हैं कि हांगियो और लुओ का इस सीढ़ी पर चलकर बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन एमसी वहां से बहुत ही आसानी से पार हो जाता है। तो हम हांगियो को देखते हैं जो खुश होते हुए कहने लगती है कि मास्टर मुझे मोटिवेट करने के लिए गाना गा रहे हैं, मुझे चाहे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े, मैं 300 सीढ़ी तक जरूर पहुंच जाऊंगी। तो लुओ कहती है कि एमसी सचमुच में एक बहुत ही औसम पर्सन है, लेकिन वो अभी गाना गा रहा है तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। तभी हम देखते हैं कि यून और मास्टर भी एमसी को इस तरह चढ़ते देखकर बहुत ज्यादा शौक होते हैं। तो यून ओल्ड मास्टर से कहती है कि मास्टर क्या ताक्षु के असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है? लिटिल ब्रदर पहले से ही 200 सीढ़ियों को पार कर चुका है और उसकी स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं हो रही है। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि इस सिचुएशन में मैंने भी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी बाइफेंग और जियांग के पास पहुंच जाता है। एमसी सबसे टॉप पर पहुंच गया है और एमसी बाइफेंग और जियांग को भी पार कर देता है। तो जियांग शौक होते हुए सोच रहा होता है कि क्या पॉइजन डीमन भी हमारे साथ चढ़ रहा है, ये सचमुच में हमारे साथ चढ़ रहा है या फिर ये कोई इल्यूजन है। तो और एक पर्सन होता है जो कह रहा होता है कि एमसी इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। तभी एमसी देखता है कि वाईफेंग, जियांग और तांग इन 299 सीढ़ी पर रुके होते हैं। तो एमसी कह रहा होता है कि वो लोग 299 सीढ़ी पर क्यों रुके हैं। तो फिर सीन चेंज होता है और हम उस ओल्ड मास्टर और यून को देखते हैं। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि 300 सीढ़ी के बाद हर सीढ़ी को पार करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है और 300 के बाद हर सीढ़ी को पार करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है किसी भी प्रोटेजी के लिए। तो यून कहती है कि हाँ, जब मैं इस सीढ़ी से पार हुई थी तो मुझे हर उस चीज से लड़ना पड़ा जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हर कदम मुझे पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। टैलेंट से भरा हुआ ये ग्रुप, मुझे आश्चर्य है कि इस बड़ी प्रॉब्लम को सबसे पहले कौन पार करेगा। तभी जियांग एमसी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तुमने मुझे निराश किया है। तो हम तांगिन को देखते हैं। तांगिन एमसी को देखकर खुश हो रही होती है और एमसी से कहती है कि तुम बहुत जल्दी समझ गए। और बाईफेंग एमसी को देख के कुछ भी नहीं कहता है। तभी जियांग सबसे कहता है कि लेकिन अब मैं लीड करूंगा। तभी एमसी को उसकी डिवाइन टैलेंट के अंदर कुछ फील होने लगता है। तो एमसी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग भी डिवाइन रैंक का अवेकनर है, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये जंजीरें उसके पावर को हाइड करने के लिए बनाई गई हो। और तभी दिखाया जाता है कि जियांग अपने पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तो वहाँ
पर एक पर्पल ओरा अपीयर होता है। तो उस ओरा को देखकर बाइफेंग और तांगिन शॉक हो रही होती है। तभी बाइफेंग कहता है कि ये पर्पल ओरा, क्या ये 300 स्टेज तक पहुंचने का रिवॉर्ड है? तो तांगिन कहती है कि जियांग से एक्सपेक्टेड था। और फिर जियांग 300वें सीढ़ी पर चढ़कर सबसे कहता है कि ताक्सू हॉल में 1008 सीढ़ी चढ़नी होती है, जिसमें से हर 300 पर एक्सट्रीम क्रॉसिंग माना जाता है। जब भी कोई पर्सन 300 सीढ़ी पर पहुंच जाता है तो उसे बहुत ज्यादा फॉर्चून मिलते हैं। और फिर जियांग बताता है कि इस स्टेज में पर्सन के विल पावर को टेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर सच कहूँ तो इस स्टेज में पर्सन के सोल के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है और फिर उन्हें फॉर्चून मिलती है। और फिर जियांग एमसी से कहता है कि तुम अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो, इसीलिए तुम्हें एक बच्चे के तौर पर रेयर ट्रेजर्स नहीं मिले हैं, इसीलिए हमारी तुलना में तुम्हारा न्यू कमजोर है। इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम अपना धार तेज करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए जल्दी मत करो, ट्रेजर को खोजने के लिए समय लो। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी भी 300वें सीढ़ी पर चढ़ चुका होता है, जिसे देखकर बाइफेंग, तांगिन और जियांग भी बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। और जियांग भी लाइक कि मैं इतनी ज्यादा सलाह दे रहा था, लेकिन इसने तो सारे रूल्स को ही तोड़ दिया। और एमसी 300वें सीढ़ी पर चढ़ते हुए जियांग से कहता है कि ब्रदर, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्या यहाँ पर चढ़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? और इस टाइम पर जियांग का फेस देखने वाला होता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी को रिवॉर्ड के तौर पर 300 स्टार असेसमेंट मिले होते हैं और उनका ओरिजिन क्रिस्टल होता है। तो एमसी खुश होते हुए उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ लेता है और एमसी कहता है कि क्रिस्टल ओरिजिन वाला रिवॉर्ड ये सचमुच में इंसेन लेवल का है। और फिर एमसी सोचने लगता है और सोच रहा होता है कि हालांकि मेरे छोटे बच्चे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने सुना है कि अंकल जी बहुत सालों से थर्ड ट्रांसफर के पीक पर फंसे हैं और ये इपिक गियर से बहुत ज्यादा बेहतर रास्ता है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। और फिर हम लिटिल नाइन को देखते हैं। लिटिल नाइन बहुत ज्यादा खुश होते हुए एमसी से कहती है कि मास्टर चढ़ते रहिए, हमें खाना खाना है। और फिर लिटिल नाइन कहने लगती है कि स्टील खाओ। तो एमसी कहता है कि स्टील खाओ, तुम्हारा मतलब है कि ऊपर ताक्सू स्टील है ना? तो लिटिल नाइन भी कहती है कि हाँ, स्टील खाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पास भी पर्पल ओरा आती है और फिर एमसी की बॉडी अपने आप मूव करने लगती है और ऊपर चढ़ने लगती है। तो एमसी कहता है कि रुको, भले ही तुम्हें भूख लगी हो, लेकिन मुझे इतनी जोर से धक्का देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एमसी के कहने से पता चल रहा है कि लिटिल नाइन ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसीलिए वो एमसी को जबरदस्ती ऊपर लेके जा रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाई फैंग और तांगिन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं, लेकिन जियांग का तो पोपट हो गया होता है, वो एमसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग भी अपने ऑरा को रिलीज कर लेता है और वो भी बहुत तेजी से आगे जाने लगता है। और जियांग कहता है कि तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। फिर हमें बाईफेंग को दिखाया जाता है। बाईफेंग जियांग को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और वो कहता है कि क्या जियांग का वॉर गॉड बॉडी, उसने इसमें पूरी तरह से मास्टर हासिल कर ली है। और फिर बाईफेंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है कि एमसी और जियांग ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं, ये लोग सचमुच में बहुत परेशान कर रहे हैं और तुम सब लोग मरने के लायक हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाईफेंग अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगता है और फिर बाईफेंग भी बहुत तेजी से आगे चढ़ने लगता है। तो तांग इन सबको देखते हुए कह रही होती है कि क्या बकवास है, क्या वो सब इतनी पागल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांगिन के पीछे जो लोग होते हैं वो तांगिन से कह रहे होते हैं कि तांगिन, ये मत कहना कि तुम भी इन्हीं की तरह हो। तो तांगिन उन सबसे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो बस एक असैसिन हूँ, मैं उन तीनों की तुलना नहीं कर सकती हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि तांगिन भी स्माइल करते हुए अपने ऑरा को रिलीज कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांगिन के पीछे जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है, मैंने सोचा था कि मैं और ये बूढ़ा बेल नोज ही यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ जो पर्सन होता है
है वो तांगिन के ऑरा को देखते हुए शॉक हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांगिन एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो भी बहुत स्पीड से ऊपर चढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो दोनों रोते हुए कह रहे होते हैं कि टाइगर लॉर्ड ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, बाहर के लोग डरावने हैं और वो झूठ भी बोलते हैं। उस समय उसे किसी की सवारी बनने के लिए लगभग धोखा दे दिया गया था। तो दूसरा पर्सन कहता है कि वो चारों ही अनपैरेलल्ड प्रोटेजी हैं। हर किसी के पास बहुत ही अद्भुत पावर्स है, खास करके एमसी के पास, जो पार्क में टहलते हुए ऐसे चल रहा था जैसे शब्दों से भरा हुआ, बहुत ही भयानक। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस ओल्ड मास्टर और यून को दिखाया जाता है। यून बहुत ज्यादा शौक होती है उन चारों को देखकर और वो कह रही होती है कि क्या हो रहा है, जियांग ने अपने 8 आर्म को लगा लिया है, बाईफेंग पागल हो गया है और एक छोटी किलिंग मशीन बदल गई है, तांगिन ने दिखावा करना बंद कर दिया है, जूनियर ब्रदर वाकई में कुछ खास है जो अकेले ही सबको पागल कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर भी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि जैसे कि मेरे चुने हुए डिसाइपल से एक्सपेक्टेशन थी। तभी यून कहती है कि ये क्या बकवास है। पलक झपकते ही लिटिल ब्रदर ताक्षु हॉल के टॉप पर पहुंच गया है और एमसी हिस्ट्री में ऐसा करने वाला सेकंड पर्सन है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी ताक्षु हॉल के टॉप तक पहुंच गया होता है। तो एमसी भी शौक होते हुए कहता है कि मैं सफलतापूर्वक टॉप तक पहुंच गया हूं। तभी हमें यून को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि रुको, लिटिल ब्रदर क्या कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी ताक्षु हॉल तक में पहुंचकर अपने सारे इंसेक्ट्स को बाहर बुलाने लगता है और अपने सारे इंसेक्ट से कहता है कि सब लोग बाहर आओ और जिसे जो पसंद है वो ले लो। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक रेयर पिलर होती है और उस पिलर के पास ही सारे इंसेक्ट्स जा रहे होते हैं। तो यून ये सब देखकर शौक हो रही होती है और कहती है कि क्या वो लिटिल नाइन है और उसने सबको रिलीज कर दिया है और इसने ताक्षु स्टील के चारों तरफ सारे इंसेक्ट्स को रिलीज कर दिया है और लपेटने के लिए छोड़ दिया है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ताक्षु पिलर इतना ज्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि इनविंसिबल ड्रीमर भी इसे इनलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पॉइजन मिस्ट रिलीज होता है और ताक्षु पिलर अचानक से डिसअपियर हो जाता है। तो यून शौक होते हुए कहती है कि क्या बकवास है, ताक्षु पिलर कहाँ गया। तो हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो शौक होते हुए कहता है कि क्या उसने ताक्षु पिलर को अपने लिए एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी जियांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से ऊपर आ रहा होता है और जियांग देखता है कि एमसी ताक्षु हॉल के टॉप पर खड़ा होता है। तो जियांग गुस्सा करते हुए एमसी से कह रहा होता है कि इस बार तो मैं हार गया, लेकिन जब हम ग्रैंड जिया प्रोटेजी के लिए बैटल करेंगे तो फिर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और तभी दिखाया जाता है कि जियांग पीछे हटने लगता है। तो बाईफेंग जियांग को देखकर कहता है कि जियांग ने भी हार मार ली है, तो चलो हम भी पीछे हट जाते हैं। तो तांगिन भी कहती है कि हाँ, इतनी दूर चढ़ने से आगे जाने से हमारा एसेंस भी नष्ट हो सकता है, ये इसके लायक नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी हमें हांगयू और लुओ को दिखाया जाता है। हांगयू खुश होते हुए कहती है कि मास्टर सचमुच में अविश्वसनीय है, लेकिन हमने अपना मिशन भी पूरा कर लिया। और फिर बताया जाता है कि एमसी 1008 सीढ़ी तक चढ़ चुका है और जियांग 623 सीढ़ी तक चढ़ा है, बाईफेंग 609 पर, तांगिन 600 और इसी तरह बाकियों का बारे में बताया जाता है।